जय हिंद साथियों। आई होप आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और अपने तैयारी में लगेंगे। डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे एसएससी जीडी एग्ज़ाम जो चल रहा है और यूपी पुलिस का आगामी दिनों में जो री एग्ज़ाम होने वाला है, उनके लिए हिंदी के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना देर के देख लेते हैं पहला प्रश्न। पहला क्वेश्चन है, संकर शब्द किसे कहते हैं? तो अपना राइट आंसर चुन लेंगे आप लोग, जिससे आप लोगों का भी प्रैक्टिस होता रहेगा और आप लोगों का कितना सही कितना गलत हो रहा है ये भी देख लेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा डी पॉइंट। दो भाषा के शब्दों से मिलकर बना शब्द संकर शब्द कहलाता है। चलिए नेक्स्ट इसके बारे में देख लेते हैं। दो भाषा के शब्दों से मिलकर बना शब्द संकर शब्द कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ है, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। राइट आंसर हो जाएगा सी पॉइंट। अधिक प्रिय होना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ है अधिक प्रिय होना, महत्वपूर्ण है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं ये। अश्व का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन के सही तरीके से पढ़िएगा। नहीं है ये पूछा गया है। तो घोड़ा है, घोटक है और इसमें से सी पॉइंट राइट आंसर हो जाएगा कटक नहीं है। तो चलिए इसके बारे में देख लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट जो क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। कटक अश्व का पर्यायवाची नहीं है। अश्व के पर्यायवाची घोड़ा होता है, घोटक होता है वजी, तुरंग, रविसूत तथा सैनगव आदि होते हैं। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जो एक स्थान पर टिककर नहीं रहता है, वाक्य के लिए एक शब्द कौन सा है? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अपना राइट आंसर चुन लेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा सी पॉइंट यायावर। चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। जो एक स्थान पर टिक कर नहीं रहता है यह यावर कहलाता है। जो एक स्थान पर स्थिर नहीं रहता है अस्थिर कहलाता है। जो अपनी बातों तथा वादों पर टिका रहे अडिग कहलाता है। जो सदैव चलता रहे वह गतिशील कहलाता है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसमें से कोई न कोई एक देखने को मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसको ज़रूर आप लोग बताइएगा। आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा, चुन लिए होंगे। राइट आंसर हो जाएगा ए पॉइंट। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। चलिए इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं, किस अनुच्छेद के तहत किस भाग में रखा गया है, सारे देख लेते हैं। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। 14 सितंबर 1949 को भारत के संविधान में हिंदी को राजभाषा ऑफिशियल लैंग्वेज की मान्यता प्रदान की गई है। भारतीय संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा का संविधान में प्रावधान किया गया है तथा संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का मान्यता प्रदान किया गया है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। और अगर आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पीडीएफ मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है? तो राइट आंसर हो जाएगा सी पॉइंट मेरी गाय काली है। तो चलिए देख लेते हैं इसके बारे में डिटेल में। मेरी गाय काली है, इस वाक्य में मेरी शब्द एक सर्वनामिक विशेषण है। जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, विशेषण चार प्रकार के
चार प्रकार का होता है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पहला है सर्वनामिक विशेषण, दूसरा है गुणवाचक विशेषण, तीसरा है संख्यावाचक विशेषण और चौथा है परिणाम परिणामवाचक विशेषण। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न शब्द में अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो निम्न में से अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है, तो राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग राइट आंसर अपना चुन लेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा ए पॉइंट, वाहन रूढ़। चलिए इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। जहाँ अधिकरण तत्पुरुष में कारक चिन्ह का लोप हो वहाँ अधिकरण तत्पुरुष समास होता है। इसका कारक चिन्ह में और पर आदि है। तो वाहन रूढ़ में होता है वाहन पर रूढ़, अधिकरण तत्पुरुष समास होता है। और गंगा जल में अगर गंगा जल का संधि इसका अलग तोड़ेंगे, इसको करेंगे तो गंगा का जल होगा। तो यहाँ संबंध तत्पुरुष समास होगा। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस रस को रसराज कहा जाता है? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अपना राइट आंसर चुन लेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा ए पॉइंट, श्रृंगार रस को। चलिए इसके बारे में डिटेल देख लेते हैं। श्रृंगार रस को व्यापार की व्यापकता के कारण रसराज कहा जाता है। भरत मुनि ने 8 प्रकार के रसों का उल्लेख किया है, जबकि अभिनव गुप्ता ने मूलतः रसों की संख्या 9 माना है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप दोनों के मतों को याद रखिएगा। किसने 8 माना है, किसने 9 माना है, ये अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन डीप में पूछ सकता है। तो चलिए देख लेते हैं 9 रस को। पहला रस है श्रृंगार रस, दूसरा है हास रस, तीसरा है करुण रस, चौथा है वीर रस, पांचवा है रौद्र रस और छठा है भयानक रस, सातवां है अद्भुत रस, आठवां हो जाएगा विभत्स रस और नौवां हो जाएगा शांत रस। तो सारे के सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ 9 रस हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और डियर फ्रेंड्स, आप लोगों को वीडियो अगर पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। घनानंद को किस युग का कवि माना जाता है? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, राइट आंसर हो जाएगा सी पॉइंट, रीतिकाल। चलिए इनके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। घनानंद रीतिकाल की रीति मुक्त काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं। घनानंद का जन्म 1689 1739 ई से बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में हुआ था। यह निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित थे। इनकी प्रेयसी गणिका सुजान थी तथा घनानंद मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीले के आश्रम में थे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। घनानंद द्वारा रचित ग्रंथ सुजान सार, इकल इकलता, विरह लीला, वियोग बेली, कोकसार, कृपाकंद, रस केली वली तथा यमुना यश है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इनकी रचनाओं को भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कभी कभी शुद्ध पूछता है, कभी कभी अशुद्ध पूछता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग चुन लेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा आशीर्वाद किस तरह शुद्ध लिखा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा सी पॉइंट, आशीर्वाद इस तरह शुद्ध लिखा जाता है। बाकी सारे गलत हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। को
को से किस कारक चिन्ह का बोध होता है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अधिकरण कारक। इनमें से कौन सा राइट आंसर है? आप लोग राइट आंसर चुन लेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा ए पॉइंट, कर्म कारक। तो चलिए इनके बारे में डिटेल में देख लेते हैं कि आज के बाद आपका एक भी कारक से क्वेश्चन पूछे तो ना छूटे। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए देख लेते हैं। को से कर्म कारक चिन्ह का बोध होता है। कारक तथा उनकी कारक चिन्ह निम्नलिखित हैं। तो कारक देख लेते हैं और कारक चिन्ह देख लेते हैं। तो यहाँ देख लेंगे कर्ता कारक, कर्म कारक। तो यहाँ पढ़ते हैं कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए को और अपादान कारक से अलग होना होता है। चलिए इसको थोड़ा ऊपर कर दे रहे हैं, पूरा देख लेते हैं। यहाँ देख लेते हैं अपादान कारक से, जहाँ से रहेगा वहाँ अलग होने के, जैसे पेड़ से फल गिर रहा है तो अलग हो रहा है, तो वहाँ क्या होगा? अपादान कारक होगा। ठीक है। तो संबंध कारक का, के, की, रा, रे, री, जहाँ दिखे वहाँ संबंध कारक है। और अधिकार कारक वहाँ मिलेगा जहाँ में और पर, जैसे टेबल पर किताब है तो पर क्या होगा? अधिकार कारक होगा। संबोधन कारक होगा जहाँ पर हे, अजी, ओ इत्यादि दिखे वहाँ संबंध बोधक कारक होगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं एक बार दिखा दे रहा हूँ और दूसरा ले लेंगे। तो आई होप आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन का उपनाम है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये सभी जो नाम दिए गए हैं ये उपनाम ही है। तो किसका है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका राइट आंसर हो जाएगा अज्ञेय। तो चलिए चारों का देख लेते हैं डीप में, यहाँ से क्वेश्चन आप लोगों के पूछे जा सकते हैं। तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन का अज्ञेय उपनाम है, और सूर्यकांत त्रिपाठी का निराला उपनाम है, और चंद्रधर शर्मा का गुलेरी उपनाम है, और अयोध्या सिंह उपाध्याय का हरिओद उपनाम है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चारों के चारों क्वेश्चन कई बार देखने को मिला है, तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बिहारी के प्रसिद्ध हैं, क्या प्रसिद्ध हैं? कवित्व प्रसिद्ध हैं, सवैया प्रसिद्ध है, या पद, या दोहा? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, राइट आंसर रहेगा डी पॉइंट, दोहा। चलिए इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। बिहारी रीति काल के रीति सिद्ध काव्य धारा के एकमात्र कवि हैं जिन्होंने केवल एक रचना बिहारी सतसई दोहा छंद में की है। बिहारी सतसई की भाषा परिनिष्ठित साहित्यिक ब्रज भाषा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। परिनिष्ठित साहित्यिक ब्रज भाषा है, और इसमें दोहों की संख्या 719 है। बिहारी निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित इनके पिता का नाम केशवदास तथा गुरु निहारदास थे। बिहारी महाराजा जय सिंह के आश्रम में थे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। शौक किस रस का अस्थाई भाव है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग अपना राइट आंसर चुन लेंगे। तो शौक किसका राइट आंसर हो जाएगा? बी पॉइंट, करूड़ रस का। चलिए इसके बारे में देख लेते हैं, रसों के बारे में जो आप लोगों के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यहाँ से एक भी क्वेश्चन ना छूटे। तो देख लेते हैं। मन के विकार को भाव कहते हैं, और जो भाव आस्वाद, उत्कटता, सर्जन्य, सुलभता, चार पुरुषार्थों की उपयोगिता और औचित्य के नाते हृदय में बराबर बना रहे, वह अस्थाई भाव कहलाता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तथा इसके उसके अस्थाई भाव निम्नलिखित हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देख लेते हैं सारे के सारे अस्थाई भाव। तो एक तरफ अस्थाई भाव हैं और एक तरफ रस हैं। तो श्रृंगार रस के अस्थाई भाव होते हैं रति,
हास्य रस के अस्थाई भाव होते हैं हास्य, और करुण रस के होते हैं शोक, वीर रस के होते हैं उत्साह, और रौद्र रस के होते हैं क्रोध, और भयानक रस के होते हैं भय। चलिए इसके बारे में और नीचे देख लेते हैं। भयानक रस के देख लिए, भय होता है। अद्भुत रस के होते हैं विस्मय, और विभत्स रस का होता है जुगुप्सा या घृणा, और शांत रस के होते हैं निर्वेद या सम। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, सारे के सारे देख सकते हैं, और मैं एक बार दिखा दे रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन आप लोगों को देखने को ही मिलेगा आप लोगों के आगामी एग्जाम जो भी हिंदी के हैं। तो आई होप आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, और इसका पीडीएफ चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, जहाँ से आप लोगों को पीडीएफ मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सूरदास ने किस भाषा में सूरसागर की रचना की है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है अवधी, ब्रज, खड़ी बोली या राजस्थानी। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग राइट आंसर चुन लेंगे। राइट आंसर हो जाएगा बी पॉइंट, ब्रज भाषा में। चलिए इनके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं, इनकी रचनाओं के बारे में भी देख लेते हैं, कौन कौन सी रचना लिखे हैं। तो सूरदास जी भक्तिकालीन सुगुण काव्यधारा के कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखिएगा। इनकी 3 रचनाएं सूरसागर, सुरसरावली और साहित्य लहरी सूरदास की जी भाषा ब्रज भाषा में सूरदास की भाषा ब्रज भाषा थी। हिंदी साहित्य में ब्रह्मगीत काव्य परंपरा का प्रवर्तक सूरदास जी ने किया है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दोहा में कितनी मात्राएं होती हैं? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दोहा में कितनी मात्राएं होती हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा 24 मात्राएं होती हैं। चलिए इनके बारे में डिटेल में देख लेते हैं, सभी के बारे में। दोहा वह अर्धसम मात्रिक छंद है जिसके प्रथम एवं तृतीय चरण में 13-13 मात्राएं, द्वितीय एवं चतुर्थ चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं, और सम चरणों के अंत में गुरु लघु होता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। डीप में पूछेगा तो किस चरण में गुरु और लघु होता है, ये पूछ सकता है। अतः इस छंद को कुल 24 मात्राएं होती हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। रोला रोला दोहा सरोठा तथा रूपमाला में 24 मात्राएं होती हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। रोला दोहा सरोठा तथा रूपमाला में 24 मात्राएं होती हैं, और गीतिका में 26 मात्राएं, हरिगीतिका, उल्लाला तथा वीर में 28 मात्राएं, तथा ताड़क छंद में 30 मात्राएं होती हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर ये सारे के सारे को याद रखेंगे तो आप लोगों का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लड़का पेड़ से गिरा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेड़ से कहाँ से गिरा? तो आप लोगों को समझ में आ गया, जब कोई चीज़, जैसे आप लोग कहीं कोई चीज़ यहाँ से है और यहाँ से अलग हो रही है, तो जब अलग होने का अर्थ आता है तो कौन सा कारक होता है, इसके बारे में मैंने बताया पीछे। और जिन्होंने वीडियो को अच्छे से देखा होगा, पूरा देखा होगा, वो इनका क्वेश्चन बहुत आराम से कर लेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा ए पॉइंट, अपादान कारक। जहाँ से कोई चीज़ अलग होने का अगर दिखे तो वहाँ आप लोगों का अपादान कारक होता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं इसके बारे में। तो लड़का पेड़ से गिरा, इस वाक्य में अपादान कारक चिन्ह से का प्रयोग हुआ है। संज्ञा के जिस रूप से किसी वस्तु के अलग होने का भाव प्रकट होता है उसे अपादान कारक कहते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे, और सभी कारकों को देख लेंगे एक बार, फिर से रिवीजन हो जाएगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको जितना बार आप लोग रिवीजन करेंगे, जिससे आप लोगों का यहाँ से एक क्वेश्चन फिक्स ही है यूपी पुलिस में, तो एक क्वेश्चन यहाँ से फिक्स है। कारक और कारक चिन्ह देख लेते हैं। तो कर्ता ने कर्म को कर्ण से के द्वारा संप्रदान के लिए को अपादान से अलग होने का अर्थ में, और संबंध कारक का, के, की, रा, रे, री। चलिए इसके अलग देख लेते हैं और सारे। और अधिकरण कारक
में और पर और संबोधन कारक हे, अजी, ओ इत्यादि। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको आप लोग देख लिए हैं। तो यहाँ से एक क्वेश्चन फिक्स है, आप लोग इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पापी में कौन सा विशेषण है? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है संख्यावाचक विशेषण, सर्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, अपरिणामवाचक विशेषण। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जहाँ संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताया जाता है, विशेषता बताता है, उसे विशेषण कहते हैं। और विशेषण के 4 भेद होते हैं, आप लोगों को बता दिया हूँ, और ये चारों भेद हैं। तो इसमें से कौन सा है, पापी में कौन सा विशेषण है, ये बताना है। तो आप लोग अपना राइट आंसर बताएंगे। तो राइट आंसर चुन लिए होंगे, तो राइट आंसर हो जाएगा सी पॉइंट, गुणवाचक विशेषण। मोस्ट इंपॉर्टेंट है डियर फ्रेंड्स, इतना इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन सेलेक्टिव हैं, और यहाँ एक क्वेश्चन से कई क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं। तो अगर आप लोग वीडियो अभी तक देखे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलिए इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं कि यहाँ से क्वेश्चन अगर कितने भी डीप से आए तो आप लोगों का क्वेश्चन ना छूटे। पापी गुणवाचक विशेषण है जिस शब्द से संज्ञा का गुण, दशा, स्वभाव इत्यादि लक्षित हो उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। विशेषण में इनकी सर्वाधिक संख्या है। तो देख लेते हैं कौन कौन से हैं जिनको याद करने से आप लोगों का क्वेश्चन सही हो जाएंगे। तो काल के हिसाब से, जैसे नया दिया हो, पुराना दिया हो, अगला दिया हो, पिछला दिया हो, भूत दिया हो, भविष्य दिया हो, तो वहाँ होगा गुणवाचक विशेषण। स्थान के आधार पर देखेंगे तो भीतरी, बाहरी, दायां, बायां, स्थानीय, देसी, बंगाली, नेपाली, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और आकार के हिसाब से देखेंगे तो गोल गोल, लंबा, सुंदर, सुडौल, चौकोर, नुकीला, सीधा, तिरछा। देख लेंगे लाल, पीला, नीला, हरा, सफ़ेद, सुनहरा, चमकीला, फीका, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और नेक्स्ट देख लेते हैं दशा के हिसाब से, दुबला, पतला, मोटा, भारी, गीला, सूखा, गरीब, अमीर, पालतू, रोगी। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है सारे के सारे, आप देख सकते हो। काल के हिसाब से, स्थान के हिसाब से, आकार के हिसाब से, रंग के हिसाब से, दशा के हिसाब से, गुण के हिसाब से देख लेंगे। तो गुण के हिसाब से हो जाएगा भला, बुरा, उचित, अनुचित, सच्चा, झूठा, पापी, यहाँ देख लेंगे पापी, दानी। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ से दानी, आप लोगों को पापी पूछा था तो इसलिए हो गया न्याय, सीधा, शांत, दुष्ट। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या तो फिर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो जहाँ से पीडीएफ मिल जाएगा आप लोगों को रिवीजन के लिए। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है डियर फ्रेंड। और आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और वीडियो पर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दूसरों को ज़रूर शेयर कीजिएगा जिससे दूसरे साथियों का भी भला हो सके। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।